तो यहाँ पे फार्मेकोलॉजी का मतलब हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देन आपका पैथोफिजियोलॉजी, देन फार्मेकोलॉजी, देन फार्मेकोथेरेपेटिक्स, देन टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मेकोविजिलेंस। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो आज का जो लेक्चर है, नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 14। ओके, तो इसके पहले जो भी लेक्चर्स थे हमारे सब बेसिक्स लेक्चर्स थे, जिसमें हमने बेसिक्स कवर किया था। आज से हम लोग फार्मेकोलॉजी शुरू कर रहे हैं। एंड ये जो सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी, इट इज इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी एग्जाम रिलेटेड टू फार्मेसी। फार्मेसी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो या फिर आपका आरआरबी हो, सीआरई एम्स है या फिर सिपाही फार्मा है, सभी के अंदर में ये जो सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फार्मेकोलॉजी के बगैर फार्मेसी हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी में हम लोग जनरल फार्मेकोलॉजी, ओके, जनरल फार्मेकोलॉजी प्लस जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स भी हम लोग आज कवर कर लेंगे। ओके, जनरल फार्मेकोलॉजी प्लस फार्मेकोकाइनेटिक्स, ये टॉपिक्स हम लोगों को आज कवर करना है। सो अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। सो आप एमसीक्यू का आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपका डेप्थ कितना है इस टॉपिक को लेकर के। ओके, आपके आंसर पे से मुझे अंदाजा आएगा कि आपको कितना पता है, ताकि मैं उतने डेप्थ में जा सकूं। अगर आपका डेप्थ है तो मैं एमसीक्यूज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, और अगर आपका डेप्थ नहीं है तो मैं कंसेप्ट क्लियरेंस पे ज्यादा फोकस करूंगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, a weakly acidic drug will most likely be absorbed from the stomach because the drug which exists primarily D. Option A, unionized more lipid soluble form. Option B, ionized more water soluble form. Option C, form of weak acid and more soluble in acid media. Option D, ionic form of the drug which facilitates diffusion. So what do you think? What is the correct answer? बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? ऑप्शन बी सर, ऑप्शन ई। एक आंसर ऑप्शन ए आया है, एक ऑप्शन सी ने डी बोला है। तो इसके अंदर में जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अनआयोनाइज्ड मोर लिपिड सॉल्युबल फॉर्म। ओके, तो वीकली एसिडिक मीडिया में वीकली एसिडिक ड्रग जो होता है वो एसिडिक मीडिया में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, और जो ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, मोर लिपिड सॉल्युबल होता है। और अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ड्रग यदि लिपोफिलिक है, तो उसका पैसिव डिफ्यूजन इजीली हो जाता है, पैसिव डिफ्यूजन इजीली होता है। तो यदि कोई वीकली एसिडिक ड्रग है, जैसे कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन, ओके, तो एस्पिरिन ये जो ड्रग है ये स्टमक में जहाँ पे कि एसिडिक मीडिया होता है, स्टमक में क्या है, एसिडिक मीडिया, तो एसिडिक मीडिया में वीकली एसिडिक ड्रग अनआयोनाइज्ड मोर लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में होता है, जिससे कि उसका पैसिव डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में, आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम है, जीपैट है, देन आरआरबी है, सीआरई एम्स है, इस तरह के कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन की, कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू दी। ऑप्शन ए, रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग एंड द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ऑप्शन बी, मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी टिश्यूज over time, and option D, dissolution of a drug in the gastrointestinal tract. So what is the correct answer? Bioavailability. Okay, Option ये B. definition आपने फर्स्ट, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Bioavailability, that is the measurement of the rate and amount of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation। मतलब कितने समय में, कितने क्वांटिटी में, कितने रेट से ड्रग जो है
वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का आंसर आपने करेक्ट दिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, अल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा बाय एंटीबायोटिक्स में डिसरप्ट दी। ऑप्शन ए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी, एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन सी, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन डी, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। बताइए। गट फ्लोरा, अल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा बाय एंटीबायोटिक्स में डिस्टर्ब। अगर आंसर पता नहीं है तो आप एनए टाइप कर सकते हो, नॉट अटेम्प्टेड आप बोल सकते हो। सर थोड़ा कंफ्यूज है बट मुझे ऑप्शन बी लगता है। ऑप्शन बी लगता है, कंफ्यूज है, ऑप्शन बी लगता है। ठीक है, मैं इसी को क्लैरिफाई करूंगा, आई विल क्लैरिफाई दिस कंसेप्ट। ओके, सो आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, योर आंसर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा बाय एंटीबायोटिक्स में डिसरप्ट द एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग ऑफ ड्रग्स। ओके, तो इसका जो क्लैरिफिकेशन है, ये जो कंसेप्ट है, इसको आज हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, इन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे एक समझ में आई है आपकी बात कि आपने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपसे पूछे थे इस टॉपिक में डेप्थ में, एंड तीनों क्वेश्चंस के आपने करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, बट फिर भी आपने सही वहां पे आंसर दिया है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये जो टॉपिक है इसका आपको अंदाजा है कि टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड ये बेसिक कंसेप्ट आपके नियर अबाउट क्लियर है। आप एक बार इसको और बुक्स में से पढ़ोगे तो और भी परफेक्शन आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक को, जो कंसेप्ट है इसके अंदर में। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम शुरू करते हैं फार्मेकोलॉजी के डेफिनेशन से। सो व्हाट इज फार्मेकोलॉजी, क्या है फार्मेकोलॉजी? सो एज यू नो, फार्मेकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, तो फार्मेकोलॉजी के कई सारे डेफिनेशन है, देयर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी। उसमें से एक डेफिनेशन जो है फार्मेकोलॉजी की, दैट इज द फार्मेकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्मेकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ड्रग्स। ओके, साइंस ऑफ ड्रग्स इज फार्मेकोलॉजी, ये एक डेफिनेशन है फार्मेकोलॉजी की, राइट। सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है फार्मेकोलॉजी की? तो फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग सिस्टम, राइट। इंटरैक्शन, फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग सिस्टम, राइट। तो जब हम लोग यहाँ पे इंटरैक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंटरैक्शन की। हमने क्या बोला कि फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ड्रग एंड लिविंग सिस्टम। तो इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? तो जैसे आप जानते हो कि इंटरैक्शन, जैसे यहाँ पे हमारे बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, राइट, हमारे बीच में यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है, इसका क्या मतलब निकालते हो आप? तो हमारे बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, इसका मतलब मेरा आप लोगों पे कोई इफेक्ट हो रहा है, राइट, और आपका मुझ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है। जब एक दूसरे पे इफेक्ट होता है तो दैट इज द इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या है? जब दो व्यक्तियों के बीच में इंटरैक्शन होती है, या किसी भी दो चीजों के बीच में, वस्तुओं के बीच में इंटरैक्शन होती है, तो दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द लिविंग सिस्टम, मतलब ड्रग्स और लिविंग सिस्टम के बीच में इंटरैक्शन होती है। तो ड्रग्स और लिविंग सिस्टम के बीच में किस तरह की इंटरैक्शन होती है? तो ड्रग एंड लिविंग सिस्टम, ओके, इनके बीच में किस तरह से इंटरैक्शन होता है? तो ड्रग जो है वो लिविंग सिस्टम पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और लिविंग सिस्टम भी ड्रग पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, राइट। जब ड्रग का लिविंग सिस्टम पे इफेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनामिक्स, राइट। और जब लिविंग सिस्टम का ड्रग पे इफेक्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके। सो फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इज नथिंग बट द इंटरैक्शन ऑफ ड्रग, ओके, विथ द लिविंग सिस्टम। तो ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट होना, दैट इज फार्माकोडायनामिक्स, एंड बॉडी का ड्रग पे इफेक्ट होना, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जैसे ये डेफिनेशन अभी हमने देखी है यहाँ पे कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग सिस्टम, इसी को हम बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, राइट। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, राइट। सही बात है।
तो ये हमने डेफिनेशन देखा यहाँ पे फार्माकोलॉजी का। अभी जैसे कि यहाँ पे ये इमेज आप देख पा रहे हो, तो इस इमेज में जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ओके, एंड फार्माकोडायनेमिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, तो ड्रग, बॉडी का ड्रग पे इफेक्ट, व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग, मतलब इसमें आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। प्रोटीन बाइंडिंग भी इसमें आ जाता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट आती है तो प्रोटीन बाइंडिंग भी उसमें आता है। और फार्माकोडायनेमिक का इफेक्ट मतलब क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स, तो जो ड्रग है वो ड्रग बॉडी के डिफरेंट सिस्टम पे, डिफरेंट ऑर्गन्स पे, डिफरेंट टिश्यूज पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी एंड द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक। इसमें हम लोग एक और बात ऐड कर देंगे, वो मतलब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। सो जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है तो उसका स्टडी भी हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट फार्माकोलॉजी। नाउ अभी फार्माकोलॉजी के बारे में हमने क्या देखा, तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स, सही बात है, साइंस ऑफ ड्रग्स, और फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, या फिर फार्माकोलॉजी इज द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद द बॉडी और लिविंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या है, व्हाट आर ड्रग्स। ओके, सो व्हाट आर ड्रग्स, क्या होते हैं ड्रग्स, बता सकते हो, बताइए, व्हाट आर ड्रग्स, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग्स। ड्रग का मतलब मुझे बताइए, व्हाट इज अ ड्रग। यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। देयर आर मेनी डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन बता दीजिए ड्रग की। हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी है, फार्माकोविजिलेंस है, तो सभी का सेंटर पॉइंट क्या है, ड्रग है। सभी के लिए कोर कंसेप्ट क्या है, ड्रग है। हम लोग फार्माकोलॉजी किसके लिए पढ़ रहे हैं, ड्रग्स के लिए पढ़ रहे हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्यों पढ़ेंगे, ड्रग्स के लिए। टॉक्सिकोलॉजी किस लिए, ड्रग्स के लिए, और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, फार्माकोविजिलेंस में भी ड्रग आता है। तो ड्रग क्या है, व्हाट इज अ ड्रग, टेल मी, क्या है ड्रग, बताइए, व्हाट इज अ ड्रग। ड्रग केमिकल सब्सटेंसेस, दर्शन ने कहा है कि केमिकल सब्सटेंसेस। अभी जैसे कि हम टर्मरिक की बात करते हैं, तो अब टर्मरिक जो है, ये टर्मरिक सभी जानते हैं, ओके, ड्रग है या फूड है, टर्मरिक ड्रग है या नहीं है, बताइए। है सर, क्योंकि तुलसी, वो ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वो ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। यस, दर्शन ने भी कहा है, यस, टर्मरिक इज अ ड्रग। तुलसी ये भी ड्रग है, तुलसी इज ऑल्सो ड्रग, राइट। तो क्या ड्रग्स ओनली केमिकल्स ही होते हैं, ओनली केमिकल सब्सटेंसेस आर ड्रग्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो केमिकल्स आर ड्रग्स ऐसा हम बोल सकते हैं, बट केमिकल सब्सटेंसेस इंटरेक्टिंग विद द लिविंग सिस्टम, जो केमिकल सब्सटेंसेस लिविंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, दोज आर दी ड्रग्स। ऑल केमिकल सब्सटेंसेस ड्रग नहीं होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, इस मतलब कोई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो हो सकता है, क्या नहीं, क्या गिव्स बायोलॉजिकल इफेक्ट, यस यस दर्शन, गिव्स बायोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम। जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस लिविंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है, मतलब वो फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और जो भी सब्सटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो ड्रग होता है। अब यहाँ पे लेकिन अगर हम टर्मरिक और तुलसी की बात करते हैं तो ये भी हम ड्रग कंसिडर करते हैं, बट दीज आर नॉट अ प्योर केमिकल सब्सटेंसेस। ये प्योर केमिकल सब्सटेंस है क्या टर्मरिक तुलसी, नहीं। तो यहाँ पे हम जो डेफिनेशन कंसिडर कर रहे हैं ड्रग की, वो DNC एक्ट की डेफिनेशन कंसिडर करेंगे। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, ड्रग्स रूल्स में जो ड्रग्स की डेफिनेशन दी गई है उसको कंसिडर करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि जो ड्रग रूल्स है या फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है ड्रग्स की, कोई बताएगा।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940? बताइए, सभी ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पढ़ा है, ड्रग्स पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दैट कोई एक डेफिनेशन, उसमें कई सारे कंसेप्ट है ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सो जैसे आप जानते हो कि ड्रग इज एन एजेंट। एन एजेंट मतलब कोई भी एजेंट हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई पाउडर हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है, मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन एजेंट इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इंटेंडेड जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, जैसे अभी आपने बताया था कि ट्रीटमेंट के लिए, तो यूज इन द ट्रीटमेंट और क्यूर और प्रिवेंट और डायग्नोज और बताइए मिटिगेट अ डिसीज और अ डिसऑर्डर in human beings, in humans or in animals, right? In animals. आई होप कि ये डेफिनेशन आपको सबको पता होगी। तो ड्रग क्या है? ड्रग कोई भी एजेंट हो सकता है जो कि हम लोग किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए, क्यूर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए या मिटिगेशन ऑफ दैट डिसीज, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज अ ड्रग, राइट? अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टर्मरिक ड्रग बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि टर्मरिक को हम लोग एंटीसेप्टिक, डाइजेस्टेंट बोल के यूज करते हैं, कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुलसी को भी हम लोग एज एंटीसेप्टिक या एंटीवायरल यूज करते हैं। नीम को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस तो है ही, पैरासिटामोल ड्रग है, एस्पिरिन ड्रग है, पेनिसिलिन ड्रग है, बट टर्मरिक और तुलसी ये भी तो ड्रग है, राइट? यहाँ पे जो कुछ भी हम डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या मिटिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ड्रग होते हैं। एमआरआई मशीन, अब मुझे बताइए जो एमआरआई मशीन है वो ड्रग है या नहीं है? क्या लगता है आपको, एमआरआई मशीन ड्रग है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? है सर। है। क्यों है? क्योंकि डायग्नोसिस, ओके। एमआरआई मशीन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? डायग्नोसिस में करते हैं। ईसीजी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हम डायग्नोसिस में करते हैं। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग डायग्नोसिस में करते हैं। तो फिर ये जो है एमआरआई, ईसीजी, स्टेथोस्कोप, ये फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट होता है क्या इनका? ये फार्मेकोलॉजी में हम पढ़ते हैं क्या? एमआरआई, ईसीजी, स्टेथोस्कोप फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं क्या? ये ड्रग्स है, बट ये ड्रग्स हम लोग फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं क्या? तो इसको हम फार्मेकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। ये ड्रग्स है बट इनका फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। तो फिर इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? एमआरआई, ईसीजी, स्टेथोस्कोप, ये जो ड्रग्स है, क्योंकि ड्रग की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एमआरआई, ईसीजी, स्टेथोस्कोप ये सब ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो इनके बारे में हम लोग मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, मेडिकल डायग्नोसिस, यस मेडिकल डायग्नोसिस सही है, बट एक्चुअली इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 में हम पढ़ते हैं। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 में। तो फार्मेकोलॉजिकली जो ड्रग है, अभी ड्रग की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ड्रग के डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ड्रग को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम फार्मेकोलॉजिकली ड्रग को डिफाइन कर सकते हैं, फार्मेकोलॉजिकली, ओके, हम ड्रग को डिफाइन कर सकते हैं फार्मेकोलॉजिकली। और दूसरा अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ जो है लीगल डेफिनेशन, लॉ के हिसाब से भी हम ड्रग को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम फार्मेकोलॉजिकली ड्रग को डिफाइन करेंगे। एंड फार्मेकोलॉजिकली ड्रग क्या होता है? तो फार्मेकोलॉजिकली ड्रग एक ऐसा केमिकल हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस या एजेंट हो सकता है जो कि फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट देता हो, मतलब बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करता हो, लिविंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है। जो भी केमिकल सब्सटेंस, प्योर केमिकल सब्सटेंस या फिर कोई एजेंट जो कि लिविंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता हो,
ठीक है, और फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट देता हो तो दैट इज द ड्रग। ये फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन हुई। अकॉर्डिंग टू फार्मेकोलॉजी एमआरआई, ईसीजी, स्टेथोस्कोप ये ड्रग नहीं है अकॉर्डिंग टू फार्मेकोलॉजी, बट अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमारा डी एंड सी एक्ट है, डी एंड सी एक्ट, तो अकॉर्डिंग टू डी एंड सी एक्ट ये सब भी ड्रग्स में आते हैं। तो यहाँ पे जब हम फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सिर्फ फार्मेकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फार्मेकोलॉजी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे आपका जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसकी भी कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक को हम सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं रखते हैं, तो हम उसको ओवरऑल जितने भी उसके एंगल्स है, जितने भी एंगल्स है, हर डायरेक्शन से, हर एंगल से उस कंसेप्ट को हम लोग कवर करते हैं। इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे लाइव क्लास अटेंड करना बेहद जरूरी है। जिसको भी पॉसिबल है उसने लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए, एंड जिसको भी पॉसिबल है उसने ऑफलाइन भी क्लास अटेंड करना चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हम लोग कवर करते हैं तो हमारी कंसेप्ट को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक ही रिलेटेड है ऐसा नहीं है, तो हम सभी कुछ उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितना कुछ भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम से रिलेटेड है वो सब कुछ हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डीएनसी एक्ट के बारे में एंड मेडिकल डिवाइसेस रूल्स के बारे में भी हमने कंसेप्ट को लिया है। ओके, तो चलिए, तब जो ड्रग्स होते हैं, तो ड्रग्स क्या है ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ड्रग्स, साइंस ऑफ ड्रग्स और टर्म मतलब डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी हो गई है साइंस ऑफ ड्रग्स। नाउ ड्रग्स इन जनरल कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब ये ड्रग का क्लासिफिकेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लासिफाई ड्रग्स, तो आप ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई करोगे? आप बोलोगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, राइट, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, इस तरह से आप ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करोगे, राइट, सही बात है। बट अगर मैं आपसे पूछता कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ब्रॉडली, तो ब्रॉडली ड्रग को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स, आल्सो नोन एज फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, एंड सेकंड वन इज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। तो जो भी ड्रग्स है उन ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉडली। पहला है फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स और दूसरा है फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। ओके, सॉरी, फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स मतलब ही फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट, और जो दूसरा इसमें वो है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ओके, नाउ अब ये दोनों में फर्क क्या है? तो फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स या फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट का एग्जांपल जैसे कि मैं आपको देता हूं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है, ओके, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये ड्रग्स फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोथेरेप्यूटिक क्लास के हैं। और इसमें अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल में जितने भी एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स या फिर जो एंटी कैंसर एजेंट्स है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और एंटी कैंसर एजेंट्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ओके, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर एजेंट्स, तो ये आते हैं कीमोथेरेपी में। ये क्या आते हैं? ये है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, दीज आर द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। ओके, नाउ अभी ये एंटी हाइपरटेंसिव, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है, और जो एंटीबायोटिक्स है या एंटी कैंसर एजेंट्स है, ये एजेंट्स जो है, ओके, ये एजेंट्स आपके कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है। तो क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है बताइए? फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स पे क्या डिफरेंस है? एग्जांपल्स आपके सामने हैं, एग्जांपल्स को देख करके मुझे बताइए कि दोनों में क्या फर्क है, बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस? बता सकते हो? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो होस्ट है, होस्ट, राइट, मतलब जो ड्रग को ले रहा है, जिसको हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ओके, उसी पे एक्ट करते हैं। ऐसा होता है क्या कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जिस पेशेंट ने लिया है, ओके, तो वो ड्रग किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेगा या किसी और ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेगा, ऐसा होता है क्या? अगर पीपीआई किसी ने लिया है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स,
तो किसी और ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करता है या होस्ट पे एक्ट करता है? होस्ट पे एक्ट करेगा ना। होस्ट मतलब क्या? जिसने ड्रग को लिया है, जिसने ड्रग को खाया है, जिसने ड्रग को एडमिनिस्टर करके लिया है, वो होस्ट है। तो ये जो ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या पीपीआई जैसे ड्रग्स, ये होस्ट पे एक्ट करते हैं ना, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करते हैं? तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फॉरेन सेल्स पे एक्ट नहीं करते, अपने आप पे एक्ट करते हैं, अपनी बॉडी पे एक्ट करते हैं। ओके, तो जो भी एजेंट्स होस्ट पे खुद पे एक्ट करेंगे, होस्ट के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, होस्ट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस उसको अफेक्ट करते हैं। होस्ट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे हाइपरटेंशन को अफेक्ट करेंगे या यहाँ पे एसिडिटी को अफेक्ट करेंगे, तो होस्ट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। दोज आर द फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोथेरेपेटिक एजेंट। और जो ड्रग फॉरेन सेल्स को, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को अफेक्ट करते हैं, फॉरेन सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनके सेल्स को अफेक्ट करते हैं, या फिर कैंसर सेल्स को अफेक्ट करते हैं, कैंसरस। कैंसर सेल्स को भी हम लोग अदर देन नॉर्मल सेल्स समझते हैं, एबनॉर्मल सेल्स समझते हैं। तो जो एबनॉर्मल सेल्स पे, फॉरेन सेल्स पे, कैंसर सेल्स पे जो ड्रग एक्ट करते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जो ड्रग एक्ट करते हैं, दोज आर द कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कोई एग्जांपल देकर के, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाएगा ओमेप्राजोल का। तो ओमेप्राजोल जो है, ये कौन सा कैटेगरी में आता है? ओमेप्राजोल ये आपका फार्माकोडायनेमिक है या कीमोथेरेपेटिक है? ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि ओमेप्राजोल का एक्शन क्या है। तो आप बता सकते हो कि एक फार्माकोडायनेमिक है या कीमोथेरेपेटिक है। तो ओमेप्राजोल इज फार्माकोडायनेमिक एजेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आती है, और वो कंसेप्ट में एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड ऑर्फन ड्रग्स। अब जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट जो कि डब्ल्यूएचओ के पार्ट है, मतलब डब्ल्यूएचओ की एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, डब्ल्यूएचओ, जिसको हम ग्लोबल लिस्ट बोल सकते हैं, ग्लोबल। ओके, ग्लोबल। ओके, ग्लोबल लिस्ट। ओके, या इसको हम इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल, ये एक हो गया। एंड दूसरी जो लिस्ट है यहाँ पे जो हमें स्टडी करनी चाहिए, दैट इज NLEM। दूसरी लिस्ट है NLEM। ओके, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लिस्ट है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ जो है इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली एक एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन जारी करता है, बनाता है, उसको रेगुलरली हर 2 साल में अपडेट करते रहता है। एवरी 2 ईयर्स में वो अपडेशन होती है। ओके, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट डब्ल्यूएचओ की। वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मेनी कंट्रीज अपना खुद का मेडिसिन लिस्ट बनाते हैं। जो भी कंट्रीज है दुनिया में, तो कंट्रीज अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली, उनके कंट्री में जैसी जरूरत है उस हिसाब से एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई जाती है। हमारे कंट्री में, इंडिया में जो लिस्ट है, दैट इज NLEM। नाउ टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLEM? NLEM का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज NLEM? National List of Essential Medicines. Correct. It is the National List of Essential Medicine. Okay. National List of Essential Medicine, NLEM. अब ये बताइए कि NLEM को पब्लिश कौन करता है? Who publishes NLEM? National List of Essential Medicine को कौन पब्लिश करता है, कौन रिवाइज करता है? Who revises and publish? Who revises, revise and publish NLEM? कौन रिवाइज करता है, कौन पब्लिश करता है? बताइए, कौन करता है? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ICMR। ICMR करता है, राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR? ICMR का, यस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? ICMR कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? Health and Family Welfare. यस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर में ICMR काम करता है, राइट। अब ये NLEM का यूज कहाँ पे किया जाता है? वेयर, कहाँ किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है NLEM का? कहाँ पढ़ते हो आप NLEM?
देखिए हम फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी से हम लोग किस में गए, एसेंशियल लिस्ट में गए, वहां से हम कहा गए एनएलएम में गए, एनएलएम से हम लोग कहा गए आईसीएमआर में गए। अब वहां से हम आगे कहा जा रहे हैं, बताइए एनएलएम का यूज कहाँ पे किया जाता है? आपको सभी को मालूम है। नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। सॉरी, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके लिए एनएलएम कंसिडर किया जाता है। या फिर जो इंडियन फार्माकोपिया है, तो इंडियन फार्माकोपिया में भी एनएलएम के सभी ड्रग्स कवर किए जाते हैं। इंडियन फार्माकोपिया और एनएफआई दोनों जगह पे एनएलएम में जितने भी ड्रग्स है वो ड्रग्स कंसिडर किए जाते हैं। बट एनएलएम का जो मेन पर्पज है, मेन पर्पज मेनली एनएलएम इज द शेड्यूल वन ऑफ डीपीसीओ। व्हाट इज डीपीसीओ? डीपीसीओ क्या है? व्हाट इज डीपीसीओ? बताइए डीपीसीओ क्या है? बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए डीपीसीओ क्या है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, पार्डन प्लीज, सही क्या बोला आपने? मुझे आवाज नहीं आई आपकी ठीक से। कंट्रोल ऑर्डर। डीपीसीओ, आप लोगों ने अभी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन किया होगा, एमपीएससी के लिए, तो उसमें आपने डीपीसीओ पढ़ा होगा। तो डीपीसीओ इज ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, राइट? ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ओके। अब ये जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में, ये ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कौन इंप्लीमेंट करता है, किसके अंडर में आता है? कौन इंप्लीमेंट करता है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को? Who implements it? So ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एनपीपीए के अंडर में आता है, एनपीपीए, राइट? एंड व्हाट इज एनपीपीए? एनपीपीए क्या है? अभी अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे अभी हम लोग कौन से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो हम लोग सीडीएससीओ डीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी के थ्रू होता है, राइट? एंड इसके अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से है? इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पहला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड आपका एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आते हैं। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? तो आपका फार्मेकोलॉजी है, ओके। फार्मेकोलॉजी में फिर आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोविजिलेंस, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। तीसरा आपका कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे? तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो डी&सी एक्ट से आते हैं एंड डीपीसीओ से आते हैं, डीपीसीओ से भी, ओके। उसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? तो इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स में आपका डोसेज फॉर्म आ जाते हैं, देन आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ जाती है, फिजिकल फार्मेसी आ जाता है, देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मिकोकाइनेटिक्स भी आ जाता है। और बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मिकोकाइनेटिक्स पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स, ओके। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आप पूछे जाते हैं आपको। तो अगर आप सीडीएससी और ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये 4 सब्जेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स का भी स्टडी कर लिया, तो आपका मोर देन 80% सिलेबस जो है, मोर देन 80% नहीं, मोर देन 70% आपका यहाँ पे कवर हो जाता है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का। बट ध्यान रखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब आपका पीओसी भी इसमें आ गया, आपका पीआईसी भी इसमें है, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री भी इसमें है। फार्मेकोलॉजी में एचएपी आ गया आपका, देन पैथोफिजियोलॉजी आ गया, देन यहाँ पे फार्मेकोलॉजी भी आ गया, देन यहाँ पे आपका फार्मेकोविजिलेंस है, देन
फार्मेकोथेराप्यूटिक्स है एंड क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी भी है, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीटेड, ये एनसी एक्ट है, आपका फार्मेसी एक्ट है, डीपीसीओ है, एंड आपका नार्कोटिक्स का एक्ट है, काफी कुछ। देन फार्मास्यूटिक्स की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिक्स में जैसे आपका डोसेज फॉर्मुलेशन है, डोसेज फॉर्म, देन यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, देन यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, देन बायो फार्मास्यूटिक्स है, देन एनडीडीएस है। ओके, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इसके बाद में जो एक माइनर सब्जेक्ट इसमें कंसिडर किया जा सकता है वो है फार्माकोग्नोसी। ओके, फार्माकोग्नोसी, फिर फार्माकोग्नोसी है, प्लस आपका माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो, देन बायोटेक्नोलॉजी है, ये फिर माइनर में आ जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ये भी, बट ये चार जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जब अभी फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, फार्मेकोलॉजी में एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में डिटेल जानकारी आपने लेनी चाहिए। हमारे जो बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर इंस्पेक्टर एग्जाम, जो बुक आपको दिया गया है, उस बुक में भी इसका डिटेल आपको मिल जाएगा और आप अपनी ओर से भी इसका डिटेल पढ़ लीजिए। एंड जब हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में डीपीसीओ पढ़ेंगे, डीपीसीओ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, तब मैं इसके बारे में जो एनएलईएम है, पर्टिकुलरली एनएलईएम के बारे में और डिटेल में कवर करूंगा। ओके, नाउ इसके बाद में कंसेप्ट आता है ऑर्फन ड्रग्स का। सो व्हाट आर ऑर्फन ड्रग्स? ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? तो ऑर्फन मतलब जिसका कोई वाली नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसका कोई वाली नहीं होता है, जो अनाथ होता है, अनाथ। ओके, जो अनाथ होता है, जिसका कोई वाली नहीं होता है, जिसका कोई रखवाला नहीं होता है, जिसका कोई देखने वाला नहीं होता है। ओके, तो वो आपका वो हो जाता है आपका दैट इज द मतलब ऑर्फन, राइट, ऑर्फन। तो यहाँ पे ऑर्फन ड्रग्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो ऑर्फन ड्रग्स, अब ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन जो है ये भी दो तरीके से हम देखेंगे। एक ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन फार्मेकोलॉजी में आती है, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी में आती है, और दूसरी जो डेफिनेशन आती है ऑर्फन ड्रग की वो आपकी आती है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। पर्टिकुलरली जो आपका न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स है, एनडीसीटीआर, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 में ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन आती है। तो ऑर्फन ड्रग्स को आपको दो जगह पे पढ़ना है, एक आपको फार्मेकोलॉजी में उसकी डेफिनेशन पढ़ना है और दूसरी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, पर्टिकुलरली एनडीसीटीआर 2019 में आपको ऑर्फन ड्रग्स पढ़ना है। फार्मेकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ऑर्फन ड्रग मतलब ऐसा ड्रग जो कि रेयर डिसीज में यूज होता है, रेयर डिसीजेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, रेयर डिसीजेस के लिए। ओके, और ऐसे कंट्रीज में जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है और लोगों के पास में पैसा नहीं है ड्रग्स परचेस करने के लिए। मतलब यदि कोई मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी ऐसा ड्रग बनाती है जो कि रेयर डिसीज के लिए यूज होते हैं, मतलब उसके लिए पेशेंट ही नहीं है, उसके लिए मार्केट ही नहीं है, उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे डिसीजेस जो पुअर कंट्रीज के लिए मतलब पुअर कंट्रीज में डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा है पुअर कंट्रीज में जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। मतलब यदि कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर रेयर डिसीज के लिए कोई ड्रग बनाती है या पुअर कंट्रीज के लिए कोई ड्रग बनाती है, तो उस कंपनी को प्रॉफिट है क्या? उस कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा क्या? तो प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी उसमें नहीं होती है। मतलब कंपनीज ऐसे ड्रग्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेती है जो रेयर डिसीज के लिए है या जो पुअर कंट्रीज के लिए, क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती है, कंपनीज को प्रॉफिट मिलता ही नहीं है। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जिसपे कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, ऐसे ड्रग्स को ऑर्फन ड्रग्स बोला गया है फार्मेकोलॉजी में। ऐसे ड्रग्स को ऑर्फन ड्रग्स बोला गया है फार्मेकोलॉजी में। एंड एनडीसीटीआर क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स को भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो एनडीसीटीआर क्या कहता है? एनडीसीटीआर कहता है कि जिस डिसीज के 5 लाख से ज्यादा पेशेंट इंडिया में नहीं है, मतलब लेस देन 5 लाख पेशेंट इंडिया में है, इंडिया के बारे में ये पर्टिकुलरली बात करता है, पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में। तो जिस डिसीज के लेस देन 5 लाख पेशेंट इंडिया में है, लेस देन 5 लाख पेशेंट इंडिया में है, वो डिसीज मतलब रेयर डिसीज है, और उसके लिए जो ड्रग्स होते हैं दो ड्रग्स आर दी ऑर्फन ड्रग। मतलब जिस ड्रग के लिए लेस देन 5 लाख पेशेंट इंडिया में है, वो ड्रग मतलब ऑर्फन ड्रग एज पर एनडीसीटीआर 2019।
अब ये डेफिनेशन जो है एनडीसीटीआर की, सॉरी ये ऑर्फन ड्रग्स की डेफिनेशन, ये जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम दी है, और एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में यदि आपके चांसेस बन रहे हैं इंटरव्यू के लिए आपके चांसेस बन रहे हैं, तो वहां पे आपको ऑर्फन ड्रग का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। देयर आर चांसेस। ओके, चलिए नाउ हम आगे बढ़ते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी। अब फार्मेकोलॉजी ये कोई एक ही सब्जेक्ट है क्या? तो फार्मेकोलॉजी इज अ वास्ट, काफी वास्ट है फार्मेकोलॉजी, एंड उसके कई सारे ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी में पहली ब्रांच है फार्मेकोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, राइट? मतलब इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी, व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, और इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम, राइट? ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, then pharmacokinetic. So what a body does to a drug, what a body does to a drug, right? बॉडी ड्रग के साथ में क्या करता है? what a body does to a drug मतलब एडीएमई, मतलब ही क्या है आपका? एब्सॉर्प्शन, डिसोसिएशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, एडीएमई। सही बात है। देन फार्माकोथेरेपेटिक्स मतलब इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग्स। फार्मेकोलॉजी में हम ड्रग्स का डायनेमिक्स और काइनेटिक्स तो स्टडी कर लेते हैं, बट उस ड्रग का इफेक्टिव यूज कैसे करना चाहिए पर्टिकुलर डिसीज के लिए? इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग मतलब वो ड्रग का एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पेशेंट के लिए सुटेबल होना चाहिए। तो इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग कैसे करना चाहिए? टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिसीज, टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिसीज, दैट इज द फार्माकोथेरेपेटिक। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में आपका क्लिनिकल स्टडी आ जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाते हैं। क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों किए जाते हैं? व्हाई? क्लिनिकल ट्रायल्स का पर्पस क्या है बताइए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? क्लिनिकल ट्रायल्स का पर्पस क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों किए जाते हैं ये बताइए? व्हाई, किस लिए किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स? क्या पर्पस है क्लिनिकल ट्रायल्स का? क्यों किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स? To study the effect of new drug on human population. ओके, ठीक है, ये आपने बताया। बट मेन पर्पस जो है क्लिनिकल ट्रायल्स का वो है एविडेंस जनरेट करना, टू जनरेट एविडेंस। ओके, प्रूफ जनरेट करना, प्रूफ, एविडेंस, सबूत जनरेट करना, सबूत, प्रूफ जनरेट करना, ये मेन पर्पस है क्लिनिकल ट्रायल्स का, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी का। जो भी ड्रग्स, न्यू ड्रग्स, जैसे आपने बताया कि न्यू ड्रग्स का इफेक्ट जो होता है, तो न्यू ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे, वो आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्कवर करना, उसका स्टडी करना, मतलब ये ड्रग्स रिलेटेड एविडेंस जनरेट करना। आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो, ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन से मतलब क्या है हमारा? तो मॉडर्न मेडिसिन से मतलब जो है वो है एलोपैथी। तो एलोपैथी या जो मॉडर्न मेडिसिन है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। वो क्या है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एलोपैथी में हमें हर ड्रग के लिए एविडेंस चाहिए, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल का स्टडी चाहिए एलोपैथी में, राइट? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। और आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा इज एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन, एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन, ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन इज आयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेदा में क्लिनिकल ट्रायल का कंसेप्ट है क्या? तो आयुर्वेदा में क्लिनिकल ट्रायल का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि आयुर्वेदा में एक्सपीरियंस के बेस पे ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बेस पे है, एक्सपीरियंस बेस पे आयुर्वेदा काम करता है। एंड जो हमारा एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन है, इसको एविडेंस चाहिए, एविडेंस। और एविडेंस कैसे जनरेट किए जाते हैं? तो क्लिनिकल ट्रायल्स करके एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के थ्रू यहाँ पे एविडेंस जनरेट किए जाते हैं। ओके, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मेन पर्पज है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस जनरेट करना। ओके, देन टॉक्सिकोलॉजी, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी जो भी है, टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग इफेक्ट, तो पॉइजनिंग के साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, एंड उसके ट्रीटमेंट क्या है, एंटीडोट क्या है, ये सब कुछ टॉक्सिकोलॉजी में आएगा। फार्माकोविजिलेंस, सेफ्टी ऑफ ड्रग, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट किस तरह से होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, किसको होते हैं, एंड ओवरऑल सेफ्टी ऑफ ड्रग का स्टडी करना, दैट इज फार्माकोविजिलेंस। ओके, देन फार्माकोजेनेटिक, अब ये नई ब्रांच है, दिस इज अ न्यू ब्रांच और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ओके, आने वाले समय में
आपको फार्माकोजेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। एंड हर एक डॉक्टर जो है वो एआई के साथ में फार्माकोजेनेटिक्स का यूज करेगा। एआई के साथ में एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स, एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स आने वाले समय में बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ओके, अभी जैसे आप सभी लोग यंग हो, अभी अभी आप लोगों ने अपने फील्ड में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में कदम रखा है। ओके, तो आने वाले समय में मतलब ये समझिए कि आज से 5 साल बाद, मतलब 2030 के बाद में, आफ्टर 2030 आप देखोगे कि हर डॉक्टर जो है वो, हर फार्मा कंपनी जो है वो एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स का यूज कर रही है। एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स का फायदा क्या होगा? तो एआई और फार्माकोजेनेटिक्स की वजह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या कस्टमाइज्ड मेडिसिन पॉसिबल हो जाएगा। कस्टमाइज्ड मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ये पॉसिबल होगा। अभी जो मेडिसिन हम लोग देते हैं या अभी जो डोज हम ड्रग का देते हैं, अभी ड्रग का जो भी डोज हम देते हैं, ओके, वो डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो एवरेज डोज होता है। वो क्या होता है? एवरेज, राइट। एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में एवरेज डोज दिया जाता है। ओके, एक एवरेज निकाला जाता है कि इतना इतना रेंज में डोज दिया तो वो इफेक्टिव रहेगा एंड उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट कम से कम होंगे। ऐसा एवरेज डोज अभी दिया जाता है फिलहाल, राइट। जो भी डोज हम पैरासिटामोल देते हैं 500 मिलीग्राम में देते हैं तो एवरेज डोज है, राइट। हम लोग डायजेपाम देते हैं 10 मिलीग्राम में देते हैं, एवरेज डोज है। हम लोग ओमेप्राजोल देते हैं 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम के डोज में देते हैं, एवरेज डोज है। बट फार्माकोजेनेटिक्स में क्या होता है कि जो जीनेटिक मेकअप है, जीनेटिक मेकअप, तो अभी जो जीनेटिक है, जीन्स, ओके, तो अभी ह्यूमन बॉडी में जितने भी जीन्स है उसका पता चल चुका है, कौन सा जीन क्या काम करता है उसका भी पता चल चुका है। तो यहाँ पे जीनेटिक मेकअप जो है, तो इंडिविजुअल पर्सन का जीनेटिक मेकअप प्लस बायोलॉजिक ड्रग्स, बायोलॉजिक, ठीक है, या जो नॉवेल ड्रग्स अभी आ रहे हैं वो ड्रग्स को इनका कॉम्बिनेशन किया जाएगा और कॉम्बिनेशन करके जेनेटिक मेकअप और बायोलॉजिक ड्रग या नॉवेल ड्रग या प्रोटीन ड्रग जो है उनका कॉम्बिनेशन करके यह पता किया जाएगा कि पर्टिकुलर एक पेशेंट है, पर्टिकुलर पेशेंट, उसको ये सूट होगा कि नहीं होगा, सुटेबल है कि नहीं है, एडवर्स इफेक्ट देगा, रेजिस्टेंस डेवलप करेगा या क्या इफेक्ट देगा। ये अब एआई से और फार्माकोजेनेटिक्स से पॉसिबल हो जाएगा। तो अब इस तरह की लेबोरेटरी सेटअप होने वाली है, शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, डेवलप कंट्रीज में हो चुकी है शुरुआत, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाई देगा। इंडिया में भी फार्माकोजेनेटिक्स की लैब सेटअप हो रही है, क्या मुंबई में 1-2 लैब्स है, बैंगलोर में है। तो इस तरह से अभी आने वाले समय में आपके लिए एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स में एंटर करना काफी मतलब फायदेमंद रहेगा आपके करियर को देखते हुए। अगर आपने एआई और फार्माकोजेनेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया अभी, ठीक है, अभी तो आप डीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, डीआई के लिए भी ये जरूरी है, डीआई को भी ये पढ़ना ही पढ़ना है, 100% पढ़ना है। आने वाले समय की यही चलेगा कि एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स इक्वल टू पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी या पेशेंट की सुटेबिलिटी। पेशेंट को कौन सा ड्रग सूट होगा, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, कौन से जीन्स के लिए कौन सा ड्रग बेस्ट रहेगा, ये हम एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स से बता सकेंगे। इसीलिए आप लोगों को मेरी सलाह है, मेरा एडवाइस है कि अभी आप अपना करियर शुरू कर रहे हो तो एआई प्लस फार्माकोजेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन या उसका स्टडी करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसेप्ट इन फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या होता है, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए यूजिंग ड्रग, ड्रग्स का प्रॉपर यूज कैसे करना चाहिए। ओके, इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिसीज और डिसऑर्डर। जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स, ओके, जो डॉक्टर्स होते हैं, आर दे एक्सपर्ट इन फार्माकोलॉजी? फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फार्मासिस्ट प्लस एंड अ डॉक्टर दोनों में क्या फर्क है? ओके, तो फार्मासिस्ट जो होता है, फार्मासिस्ट ये ड्रग का एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट ऑफ ड्रग एक्सपर्ट होता है। ओके, मतलब ड्रग की प्रॉपर्टीज उसे पता होती है, ड्रग कब कैसे क्या बिहेव करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, देन डोसेज फॉर्मुलेशन। तो ड्रग का एक्सपर्ट मतलब फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट इज एन एक्सपर्ट ऑफ ड्रग। ओके, फार्मासिस्ट इज एन एक्सपर्ट ऑफ ड्रग। फिर उसमें ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया,
फार्मेकोलॉजी भी इसमें आ गया, फार्मेकोलॉजी। तो फार्मासिस्ट फार्मेकोलॉजी का भी एक्सपर्ट होता है, फार्मेकोलॉजिस्ट भी होता है, उसे ड्रग का फार्मेकोलॉजी भी पता होना चाहिए, ड्रग के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट। एक्सपर्ट मतलब क्या? एक्सपर्ट मतलब जो हर एक बात के बारे में डिटेल जानता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। अगर जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम एक्सपर्ट इन फार्मेसी, तो फार्मेसी में ईच एंड एवरी चीज जो है उसका डिटेल नॉलेज मेरे पास में होना चाहिए। ओके अगर मैं आपको फार्मेकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मतलब आई एम एक्सपर्ट इन फार्मेकोलॉजी, तो मुझे फार्मेकोलॉजी का पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए। तो फार्मासिस्ट जो होता है वो ड्रग का एक्सपर्ट होता है, मतलब उसे ड्रग के ईच एंड एवरी बात जो है ड्रग रिलेटेड, मतलब ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिसिटी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, लॉ, सब कुछ पता होना चाहिए इन डेप्थ, तो वो फार्मासिस्ट है। और डॉक्टर क्या होता है? तो डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट इन वी कैन से डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज, डिसीज के डायग्नोसिस के लिए एक्सपर्ट होता है, एंड फार्मेकोथेरापेटिक्स में एक्सपर्ट होता है। फार्मेकोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं होता है डॉक्टर, डॉक्टर इज नॉट एक्सपर्ट इन फार्मेकोलॉजी। कोई भी डॉक्टर आप देखिए वो फार्मेकोथेरापेटिक्स में एक्सपर्ट होता है, फार्मेकोथेरापेटिक्स में एक्सपर्ट होता है, डायग्नोसिस में एक्सपर्ट नहीं, डायग्नोसिस एंड फार्मेकोथेरापेटिक्स में। डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है, पेशेंट को डायग्नोस कर सकता है, हम नहीं कर सकते। एंड डॉक्टर को फार्मेकोथेरापेटिक्स ज्यादा पता होता है, डॉक्टर को फार्मेकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनका मेन पर्पज होता है फार्मेकोथेरापेटिक्स, मतलब ड्रग का इफेक्टिव यूज कैसे करना चाहिए। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, या फिर वो ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उससे डॉक्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर ये चीज देखता है कि जो ड्रग उसके पास में है उस ड्रग का वो बेस्ट इफेक्टिव यूज कैसे करके ले। सो डॉक्टर जो होते हैं वो फार्मेकोथेरापेटिक्स में एक्सपर्ट होते हैं, डायग्नोसिस में एक्सपर्ट होते हैं। फार्मासिस्ट जो होता है वो ड्रग की प्रॉपर्टी या ड्रग के बारे में एक्सपर्ट होता है। सो डू यू थिंक दैट यू आर एक्सपर्ट ऑफ ड्रग? लगता है आपको एटीट्यूड है आपके अंदर, वो आप ड्रग के एक्सपर्ट कंसिडर करते हो अपने आप को? ऑल ऑफ यू आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आप सभी फार्मासिस्ट हो, तो क्या आप ये फील करते हो कि आप ड्रग के एक्सपर्ट हो? बताइए मुझे, एक जनरल डिस्कशन है, जनरल बात पूछ रहा हूं। लगता है आप में एटीट्यूड आना चाहिए। दर्शन कहता है नहीं है, तो दैट इज आवर प्रॉब्लम। ये फार्मासिस्ट प्रोफेशन का, फार्मेसी प्रोफेशन का प्रॉब्लम है। हम जानते ही नहीं कि हम क्या है। हम फार्मासिस्ट जो है हम जानते ही नहीं कि हम लोग क्या है, हमें हमारी पहचान ही नहीं है, हमारी ताकत हमें पता नहीं है। फार्मेसी प्रोफेशन का मतलब क्या है, फार्मेसी प्रोफेशन क्यों बनाया गया है, ये हम जानते ही नहीं है। इसीलिए हम लोग हमेशा हमारा वो एटीट्यूड ही नहीं बनता है जो डॉक्टर्स लोगों का एटीट्यूड होता है। आप देखिए जो डॉक्टर्स है उनमें एक एटीट्यूड होता है, जो सीए है, सीए प्रोफेशन वाले जो लोग होते हैं उनमें भी एटीट्यूड होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी फील्ड के जानकार है, एक्सपर्ट है। बट हम फार्मेसी वाले, हमारे अंदर में एटीट्यूड डेवलप किया ही नहीं जाता। जब फर्स्ट ईयर में हम लोग आते हैं, पहले दिन कॉलेज में आते हैं, तभी से हमारा एटीट्यूड मार दिया जाता है। हमारे अंदर एटीट्यूड, वो जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट कि हम कोई एक्सपर्ट है, फार्मेसी फील्ड के ड्रग के एक्सपर्ट है, ये डेवलप ही नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए वो बात की बात है, छोड़ देते उसको भी। तो यहाँ पे फार्मेकोथेरापेटिक्स, ओके। सो नाउ फार्मेकोथेरापेटिक्स में कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, बेस्ट यूज या इफेक्टिव यूज कैसे किया जाएगा ड्रग का, इफेक्टिव यूज कैसे करना है ड्रग का। ड्रग का इफेक्टिव यूज मतलब क्या कि ड्रग का डिजायरेबल इफेक्ट मिलना चाहिए, साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए, एडवर्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ड्रग जो है वो आपका कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, चीपर भी, मतलब पेशेंट के लिए अफोर्डेबल भी होना चाहिए, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स की। सो WHO डिफाइंस रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एज, अब ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में भी ये कंसेप्ट पूछा जाता है, इंटरव्यूज में, एंड इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, MCQ। सो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है? सो WHO डिफाइंस रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एज patients receive medications appropriate to their clinical needs, मतलब जितना जरूरी है उतने मेडिसिन उस पेशेंट को देना चाहिए, इन डोजेस दैट मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जितने डोज में ड्रग की जरूरत है उतने डोज में देना चाहिए, न कम न ज्यादा।
फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम, जितने समय के लिए जरूरी है उतने समय तक ही देना चाहिए, न कम न ज्यादा, एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी। कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर लोएस्ट कॉस्ट है तो पेशेंट का जो है कंप्लायंस रहता है, अगर कॉस्ट ज्यादा है ड्रग का तो पेशेंट कंप्लायंस नहीं रहता है, पेशेंट ड्रग को लेता नहीं है अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो। सो दिस इज द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ओके, नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट यहाँ पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? एविडेंस जनरेट करने के लिए, राइट। एंड जो एलोपैथी है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। सो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब क्या होता है? तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब पहले लिटरेचर सर्वे कर लो, लिटरेचर सर्वे करने के बाद में प्लान ऑफ वर्क करो, प्लान ऑफ वर्क करने के बाद में फिर आपका क्लिनिकल रिसर्च करो, राइट। सिस्टमैटिक अप्रोच टू क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या? क्लिनिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या? क्लिनिकल प्रॉब्लम का मतलब ही डिसीज, डिसऑर्डर, हेल्थ रिलेटेड इश्यू, डिसीज और डिसऑर्डर और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब ही क्लिनिकल प्रॉब्लम। तो क्लिनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज को सॉल्व करना है, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को सॉल्व करना है, माइग्रेन है तो माइग्रेन को सॉल्व करना है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच टू क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग which allows the integration of the best available research evidence। बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस, बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस आएगा कहां से? ये एविडेंस आएगा कहां से? तो ये एविडेंस आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स से। कहां से आएगा? क्लिनिकल ट्रायल्स से, विथ क्लिनिकल एक्सपर्टाइज। क्लिनिकल एक्सपर्टाइज मतलब क्या है? मतलब जो डॉक्टर है, क्लिनिशियन है, फिजिशियन है, उसका एक्सपर्टाइज। मतलब जो क्लिनिशियन ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, क्या वो आर्थो में काम कर सकता है? क्या वो कार्डियो में काम कर सकता है? अगर कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है और उसके पास में यदि कोई अंजाइना का पेशेंट आ जाता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट वो अंजाइना के पेशेंट की ट्रीटमेंट करेगा क्या? कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है उसके पास में मायोकार्डियल इंफेक्शन का पेशेंट आ जाएगा, मायोकार्डियल इंफेक्शन का, तो एमआई का पेशेंट किसके पास में जाना चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्लिनिकल एक्सपर्टाइज मतलब वो डॉक्टर जो है वो कौन से एरिया में एक्सपर्ट है। एंड पेशेंट वैल्यूज, पेशेंट वैल्यू मतलब क्या? पेशेंट वैल्यूज मतलब पेशेंट का एजुकेशन कितना है, पेशेंट के पास में पैसा कितना है, इसे मतलब होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। पेशेंट वैल्यूज मतलब पेशेंट के बिलीफ क्या है, बिलीफ मतलब उसके विश्वास क्या है। अभी फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है जो कि प्योर वेजिटेरियन है, जो क्या है? प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेज है, ओके। उसे नॉन वेज वो बोलेगा, वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा बट मैं नॉन वेज टच भी नहीं करूंगा, नॉन वेज को टच भी नहीं करूंगा। और उस पेशेंट को विटामिन बी12 डेफिशिएंसी है, उसे क्या है? विटामिन बी12 डेफिशिएंसी है। अगर कोई डॉक्टर उस पेशेंट को कहता है कि आपको बी12 की डेफिशिएंसी है और आपने एग्स खाने चाहिए, आपने एग्स खाना चाहिए, आपने नॉनवेज खाना चाहिए, एग्स और नॉनवेज से ही आपको विटामिन बी12 मिलेगा, तो पेशेंट एग्री करेगा क्या? वो पेशेंट एग्री नहीं करेगा, वो पेशेंट डॉक्टर बदल देगा, वो पेशेंट डॉक्टर बदल देगा। तो यहाँ पे जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला गया है, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस होना चाहिए, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स का रिसर्च होना चाहिए, डॉक्टर एक्सपर्ट होना चाहिए, एंड पेशेंट के वैल्यूज जो होते हैं उसको भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने